मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया इतनी बड़ी है कि अच्छे अच्छे लोग निवेश करने से कतराते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी जरूरतों और रिस्क क्षमता के हिसाब से कौन सा फंड उनके लिए बेहतर रहेगा। और मनी गुरु स्पेशल में हमसे अक्सर फंड्स को लेकर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हमने कुछ ऐसे ही चुनिंदा सवालों को शामिल किया है जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने फाइनेंशियल प्लानर बलवंत जैन। बलवंत जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद। बलवंत जी, आज हम काफी दर्शकों के सवालों के जवाब आपसे जानेंगे। काफी सवाल हमें आए हैं और मनी गुरु में लगातार म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल तो हम लेते ही हैं। कुछ खास सवाल हमने आज अपने इस एपिसोड के लिए चुने हैं और ऐसा ही पहला सवाल है चंडीगढ़ से रामवीर सिंह जी का। रामवीर जी कहते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से और उनके पास 40 लाख रुपए है जिसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब पेंशन इनकी मंथली आती है 6,000 रुपए। फैमिली के बारे में भी उन्होंने अपनी कुछ डिटेल्स दी है। 4 इनके फैमिली मेंबर्स हैं और जो मंथली एक्सपेंस टोटल हो जाता है वो लगभग 30,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति महीना हो जाता है। अब कुछ ऐसी स्कीम्स, ये इनफैक्ट सेविंग स्कीम्स, ये जानना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए जिससे ये अपने जो मंथली खर्चे हैं उनको पूरा कर पाएं। देखिए स्वाति, ऐसा है कि जो रामवीर सिंह की जो डिटेल्स है उनके पास 40 लाख रुपया है अभी और 4 एडल्ट मेंबर और 30-35 हज़ार रुपया खर्चा, और वो अपनी जो पूंजी है उस पर बिल्कुल रिस्क नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा, चूँकि ये सीनियर सिटीजन है तो 15 लाख रुपये या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा करा सकते हैं। और अगर उनकी जो वाइफ है वो भी अगर सीनियर सिटीजन है तो 15 लाख रुपये उनके नाम से भी जमा करा सकते हैं। उस पर 8.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो अभी हर क्वार्टर चेंज होती है। उससे इनको 21,500 रुपया मिल जाएगा और ये इनकम टैक्स में डिडक्टिबल भी है। इसके अलावा जो 10 लाख रुपया है, मेरा सुझाव रहेगा कि ये कोई म्यूचुअल फंड की जो इनकम फंड, मंथली इनकम स्कीम से, जैसे HDFC का इनकम फंड है या और ICICI का मंथली इनकम प्लान है, उसमें ये 10 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया डाल सकते हैं। इसमें जो पिछले साल में 11% के आसपास रिटर्न आया तो उनका जो वर्तमान में जो खर्चे हैं वो तो बराबर पूरे हो जाएंगे। पर मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनके पास फंड यही है, इनकी जो इनकम है वो भी फिक्स है, इतनी ही होगी और महंगाई बढ़ने वाली है। तो अभी जैसे आज इनका 30-35 हज़ार में पूरा हो रहा है, 2-3 साल बाद में हो सकता है 35-40 हज़ार रुपया लगेगा उनको मंथली एक्सपेंस के लिए। तो उनको या तो कुछ ना कुछ अलग इनकम का जरिया ढूंढना पड़ेगा या थोड़ी जो रिस्क की इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर जैसे ये मंथली इनकम स्कीम बताई मैंने म्यूचुअल फंड में, उसमें जो इंटरेस्ट है वो जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जैसे गारंटी नहीं है, मतलब कभी कम भी आ सकता है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है। और चूँकि ये इनकी रिटायरमेंट की मनी है तो उनको मैं एडवाइस नहीं देता कि कोई भी बड़ी रिस्क ले। तो उनको कुछ ना कुछ अभी तो चल जाएगा 1-2 साल, पर उनको भविष्य में अपना इनकम का जरिया बढ़ाना पड़ेगा या उनके खर्चे कम करने पड़ेंगे, नहीं तो ये 40 लाख की कैपिटल से इनको मुश्किल होगा 4 लोगों का निर्वाह करना। जी, ये केस तो हमने रामवीर सिंह का जाना बलवंत जी, लेकिन कुछ ऐसे ही जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, जो रिटायर हो चुके हैं अपने सेवा से, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनका अगर थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट है वो इसी तरह से इन्वेस्ट करें कि कोई और जरिया भी वो अपना सकते हैं? देखिए स्वाति, यह निर्भर करता है कि आपके पास कितना फंड है। मतलब इनके पास जैसे 40 लाख ही है और उनको नेक टू नेक है, मतलब इनके पास में बिल्कुल बफर नहीं है। परंतु अगर आपके पास बफर हो तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैलेंस फंड में 15% के आसपास रिटर्न आता है और चूंकि जो आपका रिटायरमेंट का पैसा है वो सब आपको एक साथ नहीं, एक मुश्त नहीं लगाना पड़ता है खर्चे के लिए, आपको मंथली विड्रॉ करना पड़ता है। तो आप 6 महीने के खर्चे जितना आप लिक्विड फंड में पैसा रखिए और बाकी जो पैसा है आप बैलेंस फंड में डाल सकते हैं या जो इक्विटी बेस्ड मंथली इनकम स्कीम्स है
उसमें डाल सकते हैं, तो उनको रिटर्न थोड़ा बेहतर आएगा। जैसे मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बताया, उसमें आपकी कैपिटल की सुरक्षा है, पर जो ब्याज है वो 8.6% ही आता है। तो अगर थोड़ी सी आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी कैपिटल की रिस्क नहीं होगी उसमें, परंतु आपका जो रिटर्न है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये बैलेंस फंड या जो दूसरे इक्विटी बेस्ड मंथली इनकम स्कीम है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका रिटायरमेंट हो गया है या होने वाला है। जी, अगला सवाल लेते हैं। ये एक यंग इन्वेस्टर हैं, दिल्ली से, नई दिल्ली से मोहित अग्रवाल का सवाल हमारे पास है। 31 साल इनकी उम्र है। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल इन्होंने बताया है। अग्रेसिव इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं और हाई रिस्क एपेटाइट भी इनका है, मतलब रिस्क लेने के लिए टोटली तैयार है। इनफैक्ट इनका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो उन्होंने हमें भेजा है। कुछ जो इनके करंट इन्वेस्टमेंट है, SIPs जो उन्होंने किए हैं, HDFC टॉप 200 फंड में 2500 की, HDFC इक्विटी में 3000 की SIP, DSP में 3000 रुपए की इन्होंने SIP की है, ब्लैक रॉक इक्विटी में 3000 रुपए की SIP, टेम्पल्टन जो कि टेम्पल इंडिया ग्रोथ 2500 रुपए की, रिलायंस RSF इक्विटी में और 6000 रुपए की SIP करना चाहते हैं। तो इन टोटल बलवंत जी 14000 रुपए की SIP तो अभी कर रहे हैं। इनकी उम्र को देखते हुए, इनके हाई रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अगर इन सभी फंड्स को हम जानना और समझना चाहें, क्या इनका पोर्टफोलियो आपको सही लगता है? और इनका जो होराइजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या ये काफी लगता है आपको 3 से 5 साल तक का? देखिए स्वाति, ऐसा है, मोहित जी का जो टाइम हॉरिजन है वो बहुत कम है। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो जो टाइम हॉरिजन है कम से कम 7 साल होना चाहिए। 10 साल हो तो बेहतर है, तो आपके उसमें पॉजिटिव रिटर्न्स आने की संभावना ज़्यादा होती है। 3 से 5 साल में हो सकता है आपकी जो कैपिटल है वो भी डेप्रीशिएट हो जाए। तो अगर 3-5 साल से कम का अगर आपका टाइम हॉरिजन है तो मेरे हिसाब से आपको इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। परंतु चूंकि ये बोल रहे हैं कि मैं तो रिस्क लेने को तैयार हूँ, तो मैं उस हिसाब से उनको सजेस्ट करता हूँ। अभी जो इनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो हो रहे हैं, जो SIP है, वो एक भी स्कीम बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मेरा सुझाव है कि इनके कुल मिला के जैसे 14000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 6000 और करना चाहते हैं तो 20000 हो गया। मेरी राय में आप किसी भी इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को 4 और 5 से ज़्यादा स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं 4 स्कीम बता रहा हूँ। एक पहली स्कीम बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है, दूसरी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की प्राइमा प्लस है, तीसरी ICICI प्रूडेंशियल की फोकस ब्लू चिप है, और जो चौथी है वो मेरे एसेट की फोकस ब्लू चिप कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 उसमें लार्ज कैप है, एक मल्टी कैप है और एक स्मॉल कैप है। तो जैसे चूंकि उनका टाइम हॉरिजन कम है तो मुझे रिस्क लगती है, परंतु चूंकि रिस्क लेने को तैयार है तो ये 4 स्कीम में बराबर 5-5 हज़ार रुपये का वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु अगर वो पेशेंस है उनके पास में, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 10 साल के लिए कीजिए, तो आपको बेहतर रिटर्न आने की गुंजाइश है और रिस्क जो आपकी कैपिटल इरोजन होने की रिस्क है वो भी एकदम मिनिमाइज हो जाएगी। जी बलवंत जी, जैसे हमने पहले सवाल में जाना, क्योंकि वो रिटायर्ड थे तो आपने कहा कि थोड़ा सा रिस्क कम ले तो बेटर है, रिटर्न की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो कंपैरेटिवली यंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो फंड चूज करते हैं। आपने इनको इनके पोर्टफोलियो में कुछ और भी फंड शामिल करने की या बदलने की सलाह दी है। लेकिन अगर एक यंग इन्वेस्टर के लिए हम टिप जानना चाहे कि कौन सी गलतियां करने से उन्हें बचना चाहिए, आप जैसे होराइजन बोला कि लगभग 7 से 10 साल का होराइजन होना चाहिए, कुछ और खास बातों का ध्यान क्या रखा जाए? देखिए, एक तो आपका जो टाइम ओरिजिन है वो आपका कम, इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 7 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा जो है आपका जो असेट एलोकेशन है वो थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आप जो जैसे बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो जैसे थोड़ा आपका इक्विटी में होना चाहिए, थोड़ा आप 10% आप गोल्ड में कर सकते हैं, बाकी आप डेट में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। आपका हर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कोई ना कोई आपका जो फ्यूचर का गोल है उससे आपको मैप करना चाहिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा गोल के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल होगा। तो ये तीन बातें हैं वो ध्यान रखना चाहिए। और मार्केट जब भी नीचे आ जाए, आपकी हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है उससे भी नीचे आ जाए,
तो वो समय नहीं है आपके पैसे बाहर निकालने का, रिडीम्पशन करने का। आपको धैर्य रखना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे ही, परंतु आपको आपकी सिप है ना कोई भी हालत में बंद नहीं करनी चाहिए। और जब मार्केट कम हो, लोअर लेवल पे हो, डाउन हो जाता है, तो मेरा तो सुझाव रहेगा अगर आपके पास थोड़ा सरप्लस पैसा है तो आप एक्स्ट्रा पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वही माल आपको थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। वाकई गोल्डन रूल्स ये है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के। बलवंत जी, जो हम आपसे जान रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब के जरिए ही कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके लिए एक्चुअली काफी बेनिफिशियल रहेंगे दर्शकों के लिए। अगला सवाल लेते हैं जल्दी से कोलकाता से पुलकित जी का। ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा बेस्ट फंड है? इनफैक्ट उन्होंने कहा कि 3 साल पहले उन्होंने 20,000 रुपए रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड में डाले थे। अब एडिशनल ये 1,000 रुपए पर मंथ के SIP करना चाहते हैं, तो बेटर फंड इनके लिए और क्या हो सकता है? देखिए, पुलकित जी के लिए स्वाति ऐसा है कि 50,000 रुपया उनको 1 साल के लिए ही डालना है। तो 1 साल के लिए डालना है तो मैं इक्विटी सजेस्ट नहीं करूंगा। और चूंकि जनरल परसेप्शन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होने वाली है, जैसे आज मिस्टर राजन ने रिड्यूस नहीं करी, पर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि रेट कम होने वाली है, तो इनको 1 साल के लिए जो बॉन्ड फंड है उसमें पैसा डाल सकते हैं। दूसरा, जैसे आप बता रही है उनका जो इन्वेस्टमेंट था रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज फंड में, वो तो रिलायंस विजन फंड में 3 साल पहले ही मर्ज हो गया है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो रिडीम करके आप जो बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी है उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। और इनको जो एडिशनल सिप शुरू करनी है 1,000 रुपये की, वो भी उसी बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में वो सिप शुरू कर सकते हैं। और अगर ये इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह खुद मैनेज कर सकते हैं, तो इनको डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए जिससे खर्चे कम रहते हैं। और दूसरा, उनको जो भी म्यूचुअल फंड का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए। आप डिविडेंड ऑप्शन लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में भी डिफिकल्टी आएगी टैक्सेशन के टाइम में, तो ग्रोथ में आपके पास पैसा आएगा नहीं, आपका अपने आप उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा और आपकी जो NAV है वो बढ़ती जाएगी।